उसको आप जो है उसमें ऐड कर लेना। और कोई चीज, कोई स्टैटिक पोर्शन में आपको दिक्कत? और मुझे लग रहा है कि करंट अफेयर में मुझे यहाँ पे जो भी आपको बताना था मैंने एक दो चीजें आपको बताई थी। और करंट अफेयर में बैंकिंग में क्या चल रहा है? देखो करंट अफेयर में बैंकिंग में 2 ही 3 चीजें चल रही थी। एक क्या, वो जो भी नया आया वो मैंने आपको बता दिया। उसके बाद वो जो कोऑपरेटिव बैंक्स होते हैं, कौन से, अर्बन और मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स, वो उनका कंट्रोल वहां से निकाल के आरबीआई को दे दिया। ठीक है, वो एक करंट अफेयर था, मतलब इस साल का करंट अफेयर नहीं, 1-2 साल का करंट अफेयर में, क्योंकि एकदम रीसेंट करंट अफेयर तो ऐसे भी नहीं पूछते हैं, 1-2 साल के करंट अफेयर से आता है। वो भी आपको मैंने बता दिया बैंकिंग में। और बैंकिंग में कुछ एक्स्ट्रा तो चल नहीं रहा है, एक ई रूपी चल रहा है ना, ई रूपी चल रहा है, ई रूपी की बात हो रही है अभी। उसके बारे में आप देखो अगर ई रूपी एक्चुअल में था क्या? मतलब कि डायरेक्ट ट्रांसफर को वाउचर टाइप की सिचुएशन में उनको जिसको ट्रांसफर देना है तो देखो ई रूपी का सबसे ज्यादा फायदा क्या होगा? ई रूपी का सबसे ज्यादा फायदा है कि बैंकों को पैसा छापना नहीं पड़ेगा। बात है, ई रूपी का सबसे ज्यादा बड़ा फायदा क्या है कि आरबीआई को नोट्स जो है वो प्रिंट नहीं करने पड़ेंगे। तो जो प्रिंट करने के कॉस्ट जो बच रहा है ना, अगर आरबीआई नोट्स प्रिंट नहीं कर रहा है, ई रूपी है, और प्रिंट करने के जो कॉस्ट वो बचा रहा है, तो आप सोचो वो जो पैसा बचा होगा वो कहां यूज कर सकता है? नहीं, वो वाला पैसा वो उधर डालेगा, किसमें? ठीक है, वो वाला पैसा किस में डालेगा? बैड बैंक में। देखो एक्चुअल में क्या था, ये बैड बैंक की बात जब स्टार्ट हुई थी ना, तो साल चल रहा था 2017। ठीक है, साल चल रहा था 2017। 2016 में शायद आपका क्या हुआ था, डिमोनेटाइजेशन 2016 में हुई थी या 2016 में हुई थी मुझे लग रहा है। ठीक है, 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी ना, 2016 में जब डिमोनेटाइजेशन हुई थी, तो स्पेक्यूलेशन क्या थी कि इतना सारा ब्लैक मनी है सिस्टम में, वो सारा ब्लैक मनी वापस आ जाएगा, मतलब वो हम रेड मारेंगे और वो इतना सारा प्रॉफिट हो जाएगा किसको? आरबीआई को। उतना सारा प्रॉफिट हो जाएगा किसको? आरबीआई को। तो जो इतना मुनाफा आरबीआई को मिलेगा, उस सारे पैसे से आरबीआई को क्या करना चाहिए? ये बैड बैंक बनाना चाहिए। जो स्टार्टिंग में बोला गया था ना कि ये बैड बैंक बनाने के लिए पैसा कहां से आएगा? बैड बैंक बनाने के लिए पैसा चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए होगा। बैड बैंक का काम क्या है? वो लोन रिकवर करता है। हाँ, एनपीए को खरीदता है ना। ये क्या करता है? बैंकों के एनपीए को खरीद लेता है। तो खरीदेगा तो पैसा देना पड़ेगा ना, तो बैड बैंक के पास पैसा होना चाहिए ना। तो इसके पास एक्चुअल में पैसा कहां से आएगा? तो स्टार्टिंग में जो बात हुई थी तो ऐसा बोलते थे डिमोनेटाइजेशन से जो विंडफुल प्रॉफिट हुआ है, ऐसे बोलते थे उसको, वर्ड भी लिख लो आप, क्या बोलते थे? विंडफुल प्रॉफिट। ठीक है, विंडफुल प्रॉफिट जो हुआ है किसको? आरबीआई को। इस डिमोनेटाइजेशन की प्रैक्टिस करने से उससे जो पैसा आरबीआई के पास आया है उससे आप ये बैड बैंक बनाओ। लेकिन एक्चुअल में देखो हुआ क्या, जब डिमोनेटाइजेशन हो गई उसके बाद स्टार्टिंग में बहुत सारी दिक्कतें होने लग गई। पीएम हमारे बोलते थे कि आप मुझे 2 महीना दो, और ये नहीं हुआ तो आप मुझे ये ना अलग अलग चीजें, आप मेरे को चौक पे लेकर जाके ये कर देना वो कर देना, ये तो टेम्पररी दिक्कत है। लोग मर रहे थे जब लाइनों में खड़े थे, ठीक है ना। तो डिमोनेटाइजेशन की स्टार्टिंग में लोगों को बड़ी दिक्कत आई थी। अचानक से रात को ये बात होगी कि अब ये जो है 500,000 के नोट बंद। तो जो सरकार ने सोचा था वैसा एक्चुअल में हुआ नहीं, क्योंकि क्या हुआ था, 99% नोट तो वापस आ गए थे बैंकिंग में सिस्टम में, आ गए थे 99% ऑफ द नोट जो थे वो बैंकिंग सिस्टम में वापस आ गए थे। सरकार ने क्या सोचा था कि जिसके पास ब्लैक मनी होगा, अब 500,000 का नोट है और वो ब्लैक मनी है, तो वो नहीं आएगा उसको चेंज करवाने, तो उसके पास जो पैसा है वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसकी वैल्यू नहीं बची। बात समझ आई है ना। सरकार ने देखो ना, किसी के पास 500 और 1000 रुपया है, उसके नोट के उसके पास बहुत सारा ब्लैक मनी था, 500 1000 वाले नोट का उसके पास कोई बहुत सारा ब्लैक मनी था, लेकिन वो ब्लैक मनी बैंकिंग सिस्टम के बाहर था, वो ब्लैक मनी बैंकिंग सिस्टम के बाहर था। अब जब बोल दिया कि ये 500 1000 के नोट जो है वो नल एंड वॉइड, नल एंड वॉइड, यही बोला था, ठीक है। तो
सरकार ने क्या सोचा था कि जिसके पास ब्लैक मनी है वो ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगी, क्योंकि ये इनके पास इतना सारा ब्लैक मनी था और ये बैंक के पास आए नहीं है, तो अब इनके पास इनको डर होगा कि ये बैंक के पास वापस से नहीं आएंगे पैसा लेके, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में क्या हुआ था, जब आप पैसे तो सभी के पास थे 500,000 के, मेरे पास भी, और इन जो जिनके पास ब्लैक मनी है उनके पास भी, लेकिन क्या बोला था कि आप 500,000 के पुराने नोट लेकर आओ, उसके बदले आपको नए नोट देंगे, यही बात हुई थी। 500,000 के पुराने नोट लेकर आओ, उसके बदले आपको नया नोट देंगे। अब इन्होंने कैसे वो पैसे बदलवा लिए सारे के सारे, और वो कैसा बैंकिंग सिस्टम के अंदर आया, उसके लिए अलग अलग थेरीज हैं। कोई बोलता है बंदा कि भाई ये फिर से बैंकिंग सिस्टम के लोगों के साथ मिल गए और इन्होंने अंदर ही अंदर अपने पैसे पहले ही चेंज करवा लिए। आपने देखा होगा ना, न्यूज में बहुत सारी चीजें आती रहती हैं, बोलते हैं कि जो पॉलिटिशियन है ये वो तो ब्लैक मनी तो उनके पास भी होगा, उनको पहले से पता होगा, उन्होंने पहले ही कन्वर्ट करवा लिए होंगे। कोई लोग बोलते हैं, एक और नई चीज क्या आई थी, वो आपको बताया था ना मैंने, जनधन अकाउंट है ना, जनधन अकाउंट। तो फिर न्यूज में आया था कि भाई इन्होंने क्या किया, थोड़े थोड़े पैसे करके अपने वो वर्कर वगैरह उन सबके जनधन अकाउंट में करवा दिया, और बोला कि तुम इसको एक्सचेंज करवा के ले आना। बात समझ आई? जैसे क्या बोला होगा कि जैसे मानो किसी के जनधन अकाउंट में पैसा नहीं है और अचानक से उसके जनधन अकाउंट में पैसा आ जाए, ठीक है, तो बैंक को तो तब भी शक पड़ेगा। लेकिन वहां पर उन्होंने बचने के लिए क्या सोचा कि अब ये तो किसी के घर में काम करने वाली औरत है या फिर कोई मजदूर है, तो हम बोल देंगे यार ये तो पैसा बैंक में रखते नहीं थे, जैसे उसका कोई औरत है तो उसका पति उसको छीन लेगा उससे पैसे, तो वो अलग से छुपा के कहीं रखती थी, ठीक है। अब उसको पता चल गया कि अब ये मेरा पैसा वेस्ट हो जाएगा, तो अब वो बदलवाने आ गई, ठीक है। तो उन्होंने अपना पैसा ऐसे अलग अलग अपने वर्कर्स वगैरह के जनधन अकाउंट में डाल दिया, उनको बदला तुम इसको बदलवा के ले आना। बात समझ आ रही है? ठीक है। और फिर जैसे मानो 1 लाख रुपया उन्होंने बदलवाया होगा कहीं से, जैसे किसी एक बंदे ने 1 लाख रुपया जनधन में अपना कन्वर्ट करवा के नए नोट लाए, तो इनको कुछ दे दिया होगा, 10,000 तुम ले लो, बाकी 90,000 खुद ले लिया होगा, तो जो ब्लैक था वो सारा व्हाइट हो गया, ठीक है। बात समझ आई? जो सारा ब्लैक था वो व्हाइट हो गया। तो जो पूरी एक्सरसाइज थी, जो सोचा था कि डिमोनेटाइजेशन करने से ये फायदा होगा, वो मिला नहीं, इसीलिए बैड बैंक बन नहीं पा रहा था बड़ी देर से, ठीक है। 2017 निकला, 18 निकला, 19, 20, 21, अब इस साल आके इसकी 2 ब्रांच बनी है, ठीक है। तो आप देखो, इसके लिए कुछ तो कॉर्पस, कुछ पैसा वो तो सरकार ने दिया होगा, लेकिन अगर ये कहीं से आरबीआई कॉस्ट कटिंग करे तो वो जो पैसा बचेगा वो इस बैड बैंक में डाल सकती है ना। तो अब वो अगर प्रैक्टिकली अपना नोट छापना बंद कर दे, कुछ एक सर्टेन ट्रांजेक्शन्स के लिए अगर आरबीआई बोले, क्योंकि देखो ई-रूपी आया, इसका मतलब ये थोड़ी है कि जो नॉर्मल आपका फिजिकल करेंसी है वो बंद कर रहे हैं, वो नहीं ना कर रहे हैं। एक पर्टिकुलर परसेंटेज वो बोलेंगे कि ई-रूपी हम निकाला करेंगे। अब उससे जितना भी पैसा जो बचा करेगा फिजिकल प्रिंटिंग से, उसको वो इस बैड बैंक में डाल देंगे। और ये बैड बैंक कैसे काम करता है मैंने आपको बताया, ठीक है। तो ये एक चीज हो गई। अब देखो, जैसे कि आप देखो ये ई-रूपी काम कैसे करता है, आप समझो कि जैसे यूपीआई पेमेंट होती है, ठीक है। मैंने कोई फिजिकल करेंसी किसी को नहीं दी, और किसी के पास मैंने कोई फिजिकल करेंसी ट्रांजैक्शन में किसी को दी नहीं, और किसी ने मेरे से फिजिकल करेंसी ली नहीं, अकाउंट टू अकाउंट ट्रांसफर हो गया, ठीक है। वैसे ही अगर वो देखो, वो किसी नोट के बदले ट्रांसफर हुआ है, जैसे मेरे अकाउंट में ये फिजिकल करेंसी थी, ये फिजिकल करेंसी थी, तो यहां से उठ के यहां आ गई, यहां से उठ के यहां आ गई, ठीक है। लेकिन अगर ई-रूपी भी होगा तो भी तो एक ही बात है ना, क्योंकि फिजिकल करेंसी तो यूपीआई में भी यूज नहीं हो रही है ना, वो तो डिजिटली एक दूसरे में चला गया, और ई-रूपी भी क्या है, डिजिटली है। तो बस अकाउंट में रिफ्लेक्ट हो जाएगा आपको कि पैसा आ गया या नहीं आया, फिर जब निकालने जाओगे तो उस टाइम आरबीआई कहीं से लाके आपको दे देगा पैसा, जैसे हमने पहले सीखा था मनी मल्टीप्लायर वगैरह में कैसे होता है, ठीक है। तो ये एक छोटी सी चीज, थोड़ा सा अगर कोई आपको बैंकिंग के साथ लगा हुआ कोई और टॉपिक मिले तो आप रीड कर लेना, अगर आपको लगे कि छूट गया है तो आप मुझे क्लास में भी बता सकते हो, ठीक है। अगर कोई छूट जाएगा, जैसे हो सकता है ना अभी, वैसे मैं कोशिश करूंगा कोई छूट जाएगा तो मैं आगे चल के वापस से उस पे आऊं। जैसे बैंकिंग सिस्टम में अभी एक टॉपिक है जिसको बोलते हैं क्या, बेजल नॉर्म्स। एक टॉपिक है जिसको क्या बोलते हैं, बेजल नॉर्म्स। तो इसको थोड़ा सा पहले यहां पे देख लेते हैं, ताकि हमारा बैंकिंग जो है, एक छोटी सी चीज बची है क्या, बेजल नॉर्म्स। आप देखो, लास्ट टाइम जब हमने बैंकिंग खत्म की तो हमने क्या देखा था कि बैंकिंग में कुछ कुछ दिक्कत है,
ठीक है, लोन कैसे लेंड किया जाता है, कैसे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन हो जाती है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन देखा था, कैसे एवरग्रीनिंग ऑफ लोन हो जाती है, एवरग्रीनिंग ऑफ लोन होने के जाने के बाद कैसे बैंक रिकवर करने के लिए रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, किसकी, लोन की, क्या करते हैं, लोन रीस्ट्रक्चरिंग। और लोन रीस्ट्रक्चरिंग में क्या क्या कर रहे थे, जैसे ईयर जेस्टेशन पीरियड बढ़ा दिया और इंटरेस्ट रेट कम कर दिया, ठीक है, और क्या कर दिया, ईएमआई का जो अमाउंट था उसको भी कम कर दिया, ठीक है। और क्या चीज की थी, एक एसेट रिकंस्ट्रक्शन एजेंसी एआरसी होती है, उसको बोलते हैं कि आप ये सारा जो है एसिड को बेचो और वहां से जो है पैसा हमें रिकवर करवा के देना, दो चीजें होगी। अब ये तो एनपीए हो गया है तो आप उसके लिए ये सारी चीजें कर रहे हो, लेकिन आने वाले टाइम पे फिर से एनपीए ना हो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए क्या करना पड़ता है, बैंकों को मजबूत करना पड़ेगा, ठीक है। एनपीए हो गया है उसके लिए आपने क्या क्या किया वो आपने देख लिया, क्या क्या, एआरसी, रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ लोन, बैड बैंक, ये सब क्या है एनपीए होने के बाद। अब एनपीए की वजह से बैंक वीक हो गया था, उसके लिए आपने क्या किया, एनपीए की वजह से बैंक जो वीक हो गए थे उसके लिए आपने क्या किया, इंद्रधनुष स्कीम, है ना। बैंक क्योंकि वीक हो गया है उसको आपने वापस से ठीक करना है, किससे, इंद्रधनुष स्कीम से, इंद्रधनुष स्कीम से, ठीक है। और आगे चलकर ऐसा नहीं हो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तो उसके लिए ये चीज होती है क्या, बेजल नॉर्म्स। ये क्या है, ये क्या है कि आगे चल के आपकी एनपीए से आप नई दिक्कत आए आपको एनपीए, उसके लिए क्या है, ये बेजल नॉर्म्स। तो बेजल एक जगह है कहां पर, स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और ये है किसके ऊपर, CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, क्या, कैपिटल एडिक्वेसी रेशो, या आप इसको बोलते हो CAR, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो, या CRAR, दोनों सेम चीजें होती हैं जो मैंने आपको बताया था, क्या, कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो। तो क्या है, कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो, कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो कहीं पर लिखा हो या लिखा हो कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो, CRAR, दोनों एक ही चीज है, ठीक है, दोनों एक ही चीज होती हैं। ऐसा नहीं है कि आप, ऐसा नहीं कंफ्यूज हो जाना, कहीं लिखा हो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो और कहीं पे लिखा हो CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशियो, दोनों सेम चीज है, ठीक है। अब ये है क्या, ये भाई बेजल एक जगह है स्विट्जरलैंड में जो कि आपको बैंकों को मजबूत करने के लिए जो भी नॉर्म्स बनते हैं वो वहां पर सारे जो पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड के बैंक हैं, ठीक है, सेंट्रल बैंक्स, ठीक है, उनके गवर्नर वगैरह वहां पे मिलते हैं, ठीक है, उनके गवर्नर वगैरह मिलते हैं और कुछ नॉर्म्स बनाते हैं, ठीक है, नॉर्म्स बनाते हैं कि बैंकिंग सिस्टम को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, बैंकिंग सिस्टम को कैसे स्ट्रांग बनाया जाए, ठीक है। अभी इतना सारा एनपीए होगा तो बैंकिंग, इसका मतलब आपका बैंक जो है वो मजबूत नहीं है, उसका बेस जो है वो इरोड हो गया है। बेस आपको समझ बताया था ना मैंने कि बैंक बनने के लिए आप देखो कि क्या होगा, एक मिनिमम पेड अप कैपिटल, है ना, मिनिमम पेड अप कैपिटल होगी, ठीक है। और क्योंकि आपने कितना भी CRAR आगे पीछे रखा लेकिन आपने इतना लोन दे रखा है कि आपका बेस जो है वो इरोड हो चुका है, तो आने वाले टाइम पे ऐसी दिक्कतें ना हो तो वो बनाते हैं क्या, कुछ नॉर्म्स जो बनाए गए जो बेजल सिटी में ऑफ स्विट्जरलैंड, उसको बोलते हैं बेजल नॉर्म्स। उसमें बेजल 1 एक बार ही आया, बेजल 2 आया, तो अभी लेटेस्ट क्या है, लेटेस्ट भाई बेजल 4 की बात चल रही है, लेकिन वो बेजल 4 अभी बाहर आया नहीं है, मतलब वो अभी पढ़ने में आया नहीं है। तो लेटेस्ट जो है हम वो बेजल 3 नॉर्म्स की ही बात करते हैं अभी भी, ठीक है, कि बेजल 3 नॉर्म्स में क्या बातें बोली गई हैं, ठीक है, ठीक है। तो बेजल 3 नॉर्म्स में एक चीज बोली है कि आपको CRAR कितना मेंटेन करना है, मिनिमम 9%, मिनिमम आपको कितना मेंटेन करके रखना है, 9%। CRAR, कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशो, आपको कितना मेंटेन करना है, 9%। ये मैं इधर आपको थोड़ा सा ही बता रहा हूं, ठीक है, मैं थोड़ा सा क्यों बता रहा हूं, ताकि पढ़ते पढ़ते कहीं आपको अगर आ जाए तो समझ आ जाएगी क्या बात चल रही थी, ठीक है। इसको मैं पढ़ाऊंगा आपको बाद में एक बारी, ठीक है, थोड़ा सा समझ लो अभी के लिए कि CRAR आपको कितना मेंटेन करना है, मिनिमम 9%, ठीक है। और इंडिया में
इंडिया में अभी जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं पीएसबीज, वो मेंटेन कर रहे हैं अराउंड 12%। क्यों? क्योंकि एक तो 9 क्या है, मिनिमम 9% होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए, ठीक है। और ये ज्यादा अगर होगा 9 से ऊपर मेंटेन करोगे तो और शक्तिशाली हो आप, और बिल्कुल ही आपका एनपीए कभी नहीं होगा, ठीक है। ठीक है, बात समझ आ रही है? ऐसा नहीं होगा कि एनपीए नहीं होगा, एनपीए होने की तो संभावना फिर से हो सकती है, लेकिन उस एनपीए से लड़ने की अब आप में ताकत आ जाएगी, ठीक है, अगर आप इतना सीआरएआर मेंटेन करके रखोगे। बात आई? तो इंडिया के पीएसबीज कितना मेंटेन करके रखते हैं? 12%, ठीक है। और एनबीएफसी कितना मेंटेन करती है? 15%। तो बस इतनी सी बात थी जो आपको बतानी थी। क्या? कि कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो मिनिमम, इन्होंने क्या बोला बेसल 3 नॉर्म्स में? इन्होंने बोला कि 9% का सीआरएआर आप जो है वो मेंटेन करके रखो। फिर क्या बोला इंडिया वालों में? इंडिया में आरबीआई ने बोला कि यार यहाँ पे तो पहले ही बहुत ज्यादा एनपीए हो रखा है, 9% से बात नहीं चलेगी। इन्होंने बोला कम से कम पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कि आप 9 से ऊपर ही रखना, ठीक है, 9 से जितना ऊपर जाएगा उतना ही अच्छा है। तो उन्होंने 12% मेंटेन अभी किया हुआ है, ठीक है। और एनबीएफसी 15%, क्यों? सबसे ज्यादा रिस्क वेट वहां पर होता है ना, रिस्क सबसे ज्यादा कहाँ? एनबीएफसी में, तो वहां पे 15% सीआरएआर होता है। तो बात समझ आ गई सीआरएआर होता क्या है? आप देखो कि यहां पर एक बात लिखी है, कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशो। क्या लिखा है? ये वेड रेशो है। वेड का रेशो का क्या मतलब होता है? वेड रेशो का मतलब जैसे अलग अलग चीजें होंगी जिसको लोन देते होंगे, है ना। जैसे यहां पे लिखो एग्रीकल्चर होता होगा, इंडस्ट्री होती होगी, एमएसएमई होती होगी, फिर एजुकेशन होता होगा, ठीक है। तो जो अलग अलग जगह लोन दे रहे हैं ना, उस अलग अलग जगह को 100 में से उसका वेट निकाला होगा। बात समझ आ रही है? उसका 100 में से वेट निकाला होगा कि अगर एजुकेशन को लोन दिया है तो इसका फॉल्ट होने का कितना चांस है। बात समझ आ रही है? तो वेट के हिसाब से कौन सी जो सेक्टर है वो ज्यादा फॉल्ट हो सकता है, उसको वेट एवरेज निकालते हैं। तो वेट एवरेज निकालते हैं, इसलिए इसका नाम क्या है? कैपिटल टू रिस्क वेट एसेट रेशो, ठीक है। जैसे अगर मैं ऐसे ही सिर्फ एक ही चीज बना के चलूं कि मैंने लोन दिया है और वो एनपीए हो सकता है, ठीक है, तो आप इतना रेशो लेके चलो, ठीक है। तो वो तो आपको ये नहीं पता चला कि कौन से सेक्टर में कितना लोन दिया और उस सेक्टर में डिफॉल्ट होने का परसेंटेज कितना है। बात समझ रहे हो? है ना? ठीक बात है कि नहीं है? तो ये जब वेट रेशो निकालते हैं तो इन्होंने वेट असाइन किया है, एक वेट असाइन किया है हर इंडस्ट्री को कि कौन सी इंडस्ट्री का लोन डिफॉल्ट करने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा है, उस हिसाब से वेट असाइन करके इन्होंने ये रेशो निकाला है, ठीक है। बात समझ आ गई? सीआरएआर किसके लिए यूज होता है? एनपीए से बचने के लिए। मिनिमम जो आपका बेस है, आपकी कैपिटल है, उसको बैंकों की कैपिटल को, बैंकों के बेस को, बैंकों को मजबूत करने के लिए आपके पास कितना पैसा होना चाहिए कि आपका बैंक जो है वो मजबूत बैंक कहलाए, वो जो आपको रेशो मेंटेन करना है उसको आप क्या बोलोगे? कैपिटल एडिक्वेसी रेशो या कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशो। कैपिटल टू रिस्क वेड एसेट रेशो बेसल 3 नॉर्म्स में बोला गया कि आपको कितना मेंटेन करना है? 9%। इंडिया में पीएसबीज कितना मेंटेन करते हैं? 12%। और एनबीएफसीज कितना मेंटेन करते हैं? 15%। तो यहां तक आपको समझ आ गया? ठीक है, डाउट? ठीक है, चलो आज हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? आज हम स्टार्ट करते हैं फाइनेंशियल मार्केट। चैप्टर का नाम है फाइनेंशियल मार्केट्स, ठीक है। फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं। क्या होता है? एक फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के क्या क्या हो सकता है?
एक जिसको आप बोलते हो मनी मार्केट, और एक चीज होती है जिसको आप क्या बोलते हो, कैपिटल मार्केट। ठीक है, एक चीज क्या है मनी मार्केट, एक दूसरी चीज क्या है कैपिटल मार्केट। और ये कैपिटल मार्केट में भी आगे दो चीजें, एक क्या है प्राइमरी मार्केट और एक क्या है सेकेंडरी मार्केट। फाइनेंशियल मार्केट आप समझो, फाइनेंशियल मार्केट का मतलब क्या है, फाइनेंशियल मार्केट मतलब कोई एक ऐसा मार्केट जहां पर पैसों की बात चल रही है। ठीक है, थोड़ा सा पंखा लगा लिया जाए, ठंड तो नहीं लग रही आपको, थोड़ा पढ़ाते हुए गर्मी लगती है। ठीक है, तो क्या फाइनेंशियल मार्केट में दो चीजों की बात हो रही है कि कोई, अब देखो इस पूरे चैप्टर में हमने क्या देखना है, कंपनीज को पकड़ना है कि कंपनी या फिर कोई गवर्नमेंट कंपनी, प्राइवेट कंपनी, वो अगर मार्केट में नई कंपनी लगाना चाहती है, उसके कोई पुराने शेयर्स हैं, उसके पुराने बॉन्ड हैं, वो कैसे ट्रेड होते हैं, आप कैसे खरीदते हो, ये इस चैप्टर में हमने पढ़ना है। कोई नई कंपनी अगर है, अगर उसको देखो, पहले आप इतना समझ लो कि फाइनेंशियल मार्केट दो टाइप के होते हैं, एक क्या है मनी मार्केट और एक कैपिटल मार्केट। या लिख के रखो, अगर शॉर्ट टर्म में पैसा चाहिए, शॉर्ट टर्म, तो कहां पर आते हैं मनी मार्केट। अगर लॉन्ग टर्म में पैसा चाहिए तो कहां जाते हैं, ये शॉर्ट टर्म का मतलब क्या होता है, नहीं आप ऐसे लिखो अप टू 365 डेज, और यहां पे लिख दो मोर, 365 डेज से ज्यादा। फाइनेंशियल मार्केट दो उसके टाइप, एक क्या मनी मार्केट, एक कैपिटल मार्केट। छोटे ड्यूरेशन के लिए आपको पैसा चाहिए तो आप मनी मार्केट में जाओगे, कहां तक शॉर्ट टर्म अप टू 365 डेज। लंबा आपको लोन अगर चाहिए, पैसा चाहिए, तो आप कहां जाओगे कैपिटल मार्केट। और उसके दो टाइप है, प्राइमरी और सेकेंडरी। आप समझते हैं कि यहां पे क्यों जाने की जरूरत है, ऐसा हो क्या रहा है। तो देखो, मानो कि मैं हूं, ठीक है, मेरा मन है कोई नई कंपनी खोलने का, मेरा मन है कोई नई कंपनी खोलने का, तो मेरे पास दो तरीके हैं उस कंपनी को फंड करने के। ठीक है, दो तरीके हैं उस कंपनी को फंड करने के, या तो मैं कहीं से उधारी में पैसा लेकर आऊं, है ना, या तो मैं कहीं से उधारी में पैसा लेकर आऊं, तो उसको आप क्या बोलते हो लोन, या उसको आप क्या बोलते हो डेट, ऐसा ही होता है। या तो आप उसको बोलते हो लोन, या उसको आप क्या बोलते हो डेट, या उसी को आप क्या बोलते हो बॉन्ड। ठीक है, इधर ही लिख लो। या क्या हो सकता है कि मैं अपनी कंपनी खोलूं और मैं उसके शेयर्स निकालूं मार्केट में, क्या करूं अपनी कंपनी के शेयर्स मार्केट में निकालूं और वो शेयर्स लोग सब्सक्राइब करें और मुझे कुछ पैसा मिल जाए। दो तरीके हो सकते हैं। यहां से क्या हो गया लोन, उसको आपको बोलोगे डेट, और वही क्या है बॉन्ड। यहां पर आप क्या बोलोगे शेयर्स, उसको आप बोलते हो इक्विटी। अब आप समझने की कोशिश करते हैं ये शेयर्स क्या है, ये बॉन्ड क्या है, ये इक्विटी क्या चीज़ है। ठीक है, देखो शेयर और बॉन्ड में एक्चुअल में डिफरेंस क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं, उसको भी छोड़ो और सिंपल करते हैं। मानो मैं आज चाह रहा हूं कोई ऐसा काम करना, मानो मैं चाह रहा हूं, अभी कौन सा बिजनेस अभी बहुत अच्छा काम कर रहा है, क्या चीज, मेडिकल, फार्मा, नहीं, अभी यार कुछ और अच्छा सा बताओ ना। नहीं, मानो मैंने सोचा कि आज मैं कोई रेस्टोरेंट खोल लेता हूँ। ठीक है, मानो कोई रेस्टोरेंट खोलने का मैंने प्लान किया कि रेस्टोरेंट खोला जाते हैं। ठीक है, तो मानो मेरे को इसके लिए चाहिए 10 लाख रुपया, 10 लाख रुपया चाहिए। मैं सोच रहा हूँ कि मैं रेस्टोरेंट खोलूँ, मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, बस मेरा मन है कि मैं रेस्टोरेंट खोलूँ। मानो मेरे पास 5 लाख रुपया है, 5 लाख रुपया मेरे पास नहीं है, ले रेस्टोरेंट मेरे को खोलना है। अब 5 लाख रुपया मेरे को कहीं से लेकर आना है, तभी मैं ये रेस्टोरेंट खोल सकता हूँ। ठीक है, या तो हो सकता है कि मैं ये अपने 5 लाख रुपए किसी बैंक अकाउंट में जमा कराऊं, वहां से लॉन्ग टर्म में मेरे को कोई सेविंग्स अकाउंट में पैसा वैसा मिले, फिक्स डिपॉजिट में कोई पैसा बने। अभी वहां से अगर मैं इस वाले चैनल के थ्रू जाऊं, ठीक है, कि और 5 साल मतलब ये 5 लाख रुपए मैं किसी सेविंग्स अकाउंट या एफडी में डाल देता हूं
और कोई आने वाले 5-10 साल में मेरा पैसा डबल हो जाएगा और 10 लाख मिल जाएगा, तब मैं ये रेस्टोरेंट खोलूंगा। ठीक है, तो क्या ऐसा करना आपको लगता है सही चीज है? क्यों? इस ऐसे बिजनेस प्लान में क्या दिक्कत है? क्या चीज? रिस्क किस चीज का? जो आज 5, हाँ ठीक है, ये एक तो चीज हो गई। फर्स्ट चीज इन्फ्लेशन मैंने इसमें काउंट नहीं किया, इन्फ्लेशन काउंट नहीं किया। और हाँ है ना, क्या चीज? वायबिलिटी, इसको हम क्या बोलते हैं? वायबिलिटी। भाई आने वाले टाइम पे क्या पता रेस्टोरेंट का खत्म हो जाए, बिजनेस ही खत्म हो जाए, लोग रेस्टोरेंट जाना बंद कर दें, सारे फिटनेस फ्रीक बन जाए, घर पे दाल रोटी खाएं, ठीक है, तो बाहर जाना बंद कर दें। तो इस पूरे प्लान में दिक्कत क्या है? एक तो इन्फ्लेशन को हमने काउंट नहीं किया, दूसरा इस प्लान की वायबिलिटी को काउंट नहीं किया। ठीक है, तो इस चीज़ में दिक्कत है। अभी मेरे को इसको आज ही खोलना है, तो मैं 5 लाख रुपया कहीं से लेकर आऊँगा, 5 लाख रुपया कहीं से लेकर आऊँगा। मेरे पास बन गया 10 लाख रुपया। मेरे पास क्या बन गया? 10 लाख रुपया। लेकिन उसमें से 5 लाख रुपया कौन सा वाला है? ये जो 10 लाख है ना, उसमें से 5 लाख क्या है? लोन। ठीक है, ठीक है, या फिर क्या है? डेट। या लोन है या फिर क्या है? डेट। टोटल मेरे पास 10 लाख रुपया आ गया, मैंने ये कंपनी खोल ली। देखो, जिससे आप लोन में पैसा लेकर आए हुए होगे ना, उसको आपने एक बॉन्ड इशू किया होगा कि भाई तू मेरे को 5 लाख रुपया दे दे, मैं तेरे को इतने इतने साल के बाद, इतने इतने इंटरेस्ट के बाद ये पूरा पैसा चुका दूंगा। ठीक है, उसको आपने क्या इशू किया होगा? बॉन्ड। जिससे आप उधारी में पैसा लाते हो ना, जिससे आप लोन लेते हो, जिससे आप लोन लेते हो, जिससे आप कर्जा लेते हो, जिसको आप डेट बोलते हो, वहां से अगर आप पैसे लाओ, उस चैनल को आप क्या बोलते हो? वहां पर आपने बॉन्ड के थ्रू पैसा लाया है। क्या बोलते हो? बॉन्ड के थ्रू पैसा लेकर आप आए हो। जैसे इसने 5 लाख रुपया लिया होगा, मानो अलग अलग लोगों से लिया होगा, मतलब 5 लोगों से इसने 5 लोगों से इसने 1 2 3, मानो 5 लोगों से इसने 1 2 3 4 5 लोगों से इसने 1-1 लाख रुपया लिया। 5 लाख रुपया लेकर कर्जा आ गया यहाँ पे रेस्टोरेंट खोलने के लिए, और इन सबको इसने बॉन्ड इशू किया होगा और उस पर लिखा होगा कि भाई इतना इतना XYZ परसेंटेज जो है वो बॉन्ड, उसके थ्रू आप मुझे ये पैसा दे दो, आने वाले 10 साल में इतना परसेंटेज आपको करके आपका पैसा वापस मिल जाएगा। बॉन्ड कैसे काम करता है आपको बताया था गवर्नमेंट सिक्योरिटी जब पड़ी थी। ठीक है, कि हर साल आपको इंटरेस्ट उस पर मिलता रहेगा और लास्ट ईयर में आपको उस पर प्रिंसिपल अमाउंट वापस मिल जाता है। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, फिर मानो इसकी कंपनी बड़ी होगी और बड़ी बड़ी होती गई और कंपनी बहुत बड़ी होगी। ये तो क्या इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, ये क्या था? इसका इनिशियल इन्वेस्टमेंट था 10 लाख रुपया, जिसमें से 5 लाख रुपया क्या था? उधारी का। फिर ये कंपनी बड़ी होगी, ये सब कर रहा है। ठीक है, फिर कंपनी बड़ी होगी तो इसने, अभी ये 1% कंपनी, अकेला यही बंदा काम कर रहा था ना, फिर इसने बड़ी होगी तो क्या कंपनी एक्सपेंड कर दी होगी। एक्सपेंड कर दी होगी तो क्या किया होगा? उसके शेयर निकाले होंगे मार्केट में कि नॉर्मल जनता भी जो है वो इस कंपनी में अब हिस्सा बन सकती है। ठीक है, नॉर्मल बंदा जो है वो भी इस कंपनी में, जो मेरी ये रेस्टोरेंट की कंपनी है, चेन बना ली मैंने, ठीक है, उसमें आप ये जो है हिस्सा बन सकते हो। तो मैं मार्केट में क्या निकालूंगा? इसके शेयर। और वो जो शेयर खरीदेगा, ठीक है, वो जो शेयर खरीदेगा, शेयर खरीदेगा ना, बात समझ आ रही? वो जो बंदा इस कंपनी के अब शेयर खरीदेगा, वो इस कंपनी का क्या कहलाएगा? शेयर होल्डर। ठीक है, वो इस कंपनी का क्या कहलाएगा? तो जहां से शेयर आपने बेचे, वो बंदा जो खरीदता है वो क्या कहलाता है? शेयर होल्डर। और जहां बॉन्ड से आप पैसा लाए हो, वो बंदा कंपनी का क्या कहलाता है? क्रेडिटर। ठीक है, वो कंपनी का क्या कहलाता है? वो कंपनी का क्या कहलाता है? क्रेडिटर। ठीक है, अगर आपने शेयर इशू किए, किसी ने शेयर खरीदे, वो कंपनी का क्या कहलाया? शेयर होल्डर। अगर आपने बॉन्ड इशू किए, कर्जे में पैसा लेकर आए, तो वो बंदा क्या कहलाएगा? क्रेडिटर, क्योंकि उसने आपको क्या दिया? क्रेडिट दिया हुआ है भाई। बात समझ आ गई? इसको आप क्या बोलते हो? इक्विटी। इसको आप बोलते हो इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसको आप बोलते हो इक्विटी इन्वेस्टमेंट। इसको आप क्या बोलते हो?
डेट इन्वेस्टमेंट, डेट, ठीक है, इसको आप क्या बोलते हो इक्विटी, उसको आप क्या बोलते हो डेट, ये भी समझ आ गया, ठीक है। इस पे आपको क्या देना पड़ता है इंटरेस्ट, इस पे क्या देना पड़ता है इंटरेस्ट, बॉन्ड पे क्या देना पड़ता है इंटरेस्ट, शेयर पे क्या देना पड़ता है, शेयर में आपको देना पड़ता है डिविडेंड, शेयर में आपको क्या देना पड़ता है डिविडेंड, ठीक है, शेयर में क्या देना पड़ता है डिविडेंड। मानो आपसे कोई, मैंने आपको ऐसा पढ़ा दिया, फिर आपसे कोई पूछे शेयर बॉन्ड के बारे में और आप इधर बोल दो शेयर में मिलता है इंटरेस्ट, तो फिर क्या, फिर मेरी बेइज्जती हो जाएगी एकदम, ठीक है। तो किसी कोई आपसे सामने पूछ ले शेयर पे क्या मिलता है, आप क्या बोलोगे डिविडेंड। जैसे प्रेसिडेंट को क्या करते हैं, प्रेसिडेंट को ऑफिस से निकालना है तो क्या बोलते हैं उसको इम्पीच, है ना। आप रिमूवल बोलोगे तो क्या मतलब खत्म, टाटा बाय बाय, तो क्या, इसीलिए अगर आपसे कोई बोले शेयर और बॉन्ड क्या फर्क है, आप बोलोगे बॉन्ड मतलब डेट इंस्ट्रूमेंट है, कर्जे में आप पैसा लेकर आए हो, वो लोन कहलाता है, वो बंदा जिसने पैसा दिया है वो कंपनी का क्रेडिटर कहलाता है और उसको मिलता है इंटरेस्ट। जबकि अगर उस कंपनी ने शेयर इशू किया है तो जो बंदा उस शेयर को खरीदेगा वो क्या कहलाएगा शेयर होल्डर। इस टाइप की इन्वेस्टमेंट को बोलते हैं इक्विटी इन्वेस्टमेंट, और ऐसे बंदे को क्या मिलता है डिविडेंड। ये क्या आपको समझ आ रहा है, ये आपको समझ आ रहा है कंपनी बनने में दो तरीके से पैसा आ सकता है, या तो इक्विटी के थ्रू या तो डेट के थ्रू, या इक्विटी के थ्रू या डेट के थ्रू। फिर इन दोनों में और डिफरेंस क्या है, मानो ये कंपनी अब चल नहीं रही, मेरा रेस्टोरेंट फेल हो गया, रेस्टोरेंट फेल, किसी को स्वाद नहीं आ रहा मेरे खाने में, बेचना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं इस कंपनी को जब बेचूंगा तो जब इस कंपनी की लिक्विडिटी, मतलब इस कंपनी को आप, इस कंपनी को जब आप बेचोगे, बेचने के बाद जब आप इसमें से जो भी पैसा निकलेगा उस पर सबसे पहला हक किसका होगा, ये कंपनी मैंने बेची, ठीक है, ये कंपनी बेची, इसमें से जो पैसा निकला उसमें सबसे पहला हक किसका होगा, नहीं इसका बॉन्ड होल्डर। फर्स्ट क्लेम, ठीक है, फर्स्ट क्लेम किसका, लिक्विडेशन ऑफ कंपनी में फर्स्ट क्लेम किसका होता है क्रेडिटर का। फर्स्ट क्लेम किसका होता है क्रेडिटर, वो है ना, क्रेडिटर लिखा है ना वहां। अगर मेरी कंपनी नहीं चली, ठीक है, लिक्विडेशन करनी पड़ी, सबसे पहला क्लेम किसका, किसका क्रेडिटर का, ठीक है। और सेकंड क्रेडिटर को पैसा वैसा देखने के बाद फिर अगर मेरे हाथ में कुछ पैसा बचता है, फिर मुझे क्या करना पड़ेगा, अपने शेयर होल्डर में देखना पड़ेगा कि किस किस ने मेरे कंपनी के शेयर खरीदे हैं, उनको पहले मुझे पैसा देना पड़ेगा, और लास्ट में मेरे पास खुद का अपना कुछ बचेगा तो बचेगा, वरना कंपनी गई। फिर और क्या डिफरेंस हो सकता है शेयर और बॉन्ड के बीच में, भाई बॉन्ड कुछ लोगों को लगता है, कोई कंपनी जब अपने शेयर बॉन्ड निकालती है ना तो अलग अलग टाइप की जनता होती है, कुछ क्या करेगी उसके बॉन्ड खरीदेगी, कुछ क्या करेगी उसके शेयर खरीदेगी, तो कुछ तो ऐसा डिफरेंस होगा बॉन्ड और शेयर में जिसके हिसाब से जनता जो है वो डिवाइडेड है। देखो बॉन्ड खरीदना कंपनी का क्रेडिटर खरीदना बनना आपको क्या फायदा दिला रहा है, एक तो लिक्विडेशन में फर्स्ट क्लेम, दूसरा फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, कंपनी मुनाफा करे या नुकसान, बात समझ आ रही है, कंपनी आपकी मुनाफा करे या करे नुकसान, ठीक है, आपको क्या मिलेगा वहां पे फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट, क्योंकि आप कंपनी के क्या हो क्रेडिटर, आपने लोन में पैसा दिया हुआ है कंपनी को, ठीक है। जबकि अगर आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, आपने कंपनी के क्या खरीदे शेयर, आपने कंपनी में इक्विटी इन्वेस्टमेंट की है, तो आपको क्या मिलेगा डिविडेंड। और डिविडेंड कैसे मिलता है, जितना कंपनी प्रॉफिट करती है उतना डिविडेंड हाई, बात समझ आई। और अगर नुकसान है तो फिर कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है, जितना ज़्यादा उसको फायदा होगा कंपनी को उतना ही आपका डिविडेंड भी ज़्यादा हो जाएगा। तो इसमें अलग अलग टाइप को जनता को मज़ा आएगा। कुछ सोचेगी कि यार ये कंपनी बहुत चलती है, इसके शेयर्स खरीद लेते हैं, खूब मुनाफा करेगी, लार्ज अमाउंट ऑफ डिविडेंड मिलेगा। कुछ स्टेबल जनता होती है, यार इसमें बड़ा रिस्क है, ठीक है, इसमें बड़ा रिस्क है, तो क्या करते हैं बॉन्ड खरीदते हैं, वहाँ पर एक
हर महीने कुछ ना कुछ इंटरेस्ट तो आता ही रहेगा। बात समझ आ रही है? ठीक है, तो ये क्या है, कुछ डिफरेंस कि एक कंपनी जो है वो इस्टेब्लिश करने के लिए आपके पास, किसी भी बंदे के पास खुद से पूरा पैसा नहीं होगा, तो उसको मार्केट से पैसा लाना पड़ता है। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, मार्केट से पैसा लाना, मार्केट की बोरोइंग, इसको क्या बोलते हैं, कंपनी ने क्या की, मार्केट बोरोइंग। वो क्या कर सकती है, या अपनी कंपनी का शेयर इशू कर सकती है या अपनी कंपनी का बॉन्ड इशू कर सकती है। अगर अपनी कंपनी का शेयर इशू करती है तो उसमें उसको अपनी कंपनी का इक्विटी देनी पड़ती है, उस शेयर होल्डर को उस कंपनी की इक्विटी देनी पड़ती है। जैसे मैंने आपको पिछली बार ही बताया था, आपने शार्क टैंक इंडिया देखा है, एक शार्क टैंक इंडिया करके एक चीज आई थी, है ना, शार्क टैंक, उसमें वो जाते हैं कि हमारी नई कंपनी है, ठीक है, तो वो बोलते हैं हम अपनी कंपनी के इतने इतने इक्विटी के बदले आपसे इतनी इन्वेस्टमेंट लेने के लिए यहाँ पर आए हैं। ठीक है, जैसे क्या होता है उसमें समझने के लिए, मानो किसी बंदे ने अपनी कंपनी खड़ी की होगी, ठीक है, कंपनी खड़ी की होगी, आज वो बोलेगा कि भाई मेरी कंपनी की वैल्यूएशन है 500 करोड़। पहले आप ये वैल्यूएशन समझो क्या होता है। उस जो टीवी शो था शार्क टैंक, वो उससे ही बहुत सारी चीजें अगर कोई इसको नहीं भी आती होती ना तो क्लियर हो जाती। जैसे क्या होता है, उसमें बंदा जाता है, वो बोलता है कि भाई मुझे आप, मेरी कंपनी जो मैंने खड़ी की है ना, नया स्टार्टअप है, आप सब शार्क बैठे हो, ठीक है, मेरी कंपनी में आप इन्वेस्ट करो। ठीक है, तो क्यों इन्वेस्ट करेंगे, तो आप जाके उधर अपना बिजनेस मॉडल रखोगे कि भाई मैं नया फ्रूट जूस लेकर आया हूँ, मैं ये लेकर आया हूँ, मेरी ये आइसक्रीम की कंपनी है, ठीक है, आप इसमें पैसा लगाओ। अभी जिस बंदे की अभी वो कंपनी होगी, जिसका वो स्टार्टअप होगा, क्या पता वो एक बंदा हो, क्या पता उसमें 2 बंदों की कंपनी हो, क्या पता एक पूरा घर हो, एक पूरी फैमिली की हो। तो हम मान के चलते हैं कि मानो 2 बंदों की कंपनी है, पहले मान के चलते हैं 1 पर्सन कंपनी। 1 पर्सन कंपनी होगी तो मतलब 100% उसके जो शेयर्स हैं वो किसके पास होंगे, इसी बंदे के पास होंगे, है ना, इसी बंदे के पास उसके 100% शेयर होंगे। फिर वो जाता है, भाई मेरे को आप क्या करो, आप मेरी कंपनी में 2% इक्विटी खरीद लो, उसके बदले मुझे क्या करो, आप 10 करोड़ रुपया दे दो भाई। ठीक है, वो क्या बोलता है, मेरी कंपनी का आप 2% मालिक बन जाओ। इक्विटी खरीदना या शेयर खरीदना आपको क्या कहलाता है, आप कंपनी के शेयर होल्डर हो, इक्विटी है आपके पास कंपनी की, आप 2% कंपनी के मालिक, ऐसे बात समझ के चलो। ठीक है, 2% कंपनी के आप मालिक बन गए। तो वो बोलते हैं कि सर आप हमारी 2% इक्विटी के बदले हमें 10 करोड़ रुपया दे दो। ठीक है, वो बोलते हैं नहीं नहीं ये तो बहुत ज़्यादा है, ये तो बहुत ज़्यादा है, ऐसे कैसे। वो बोलते हैं कि आपने ये वाली फिगर कहाँ से निकाली। ठीक है, बात समझ रहे हो, वो जिसने पैसा इन्वेस्ट करना है वो क्या बोलेगा कि आपने ऐसा कैसे निकाल लिया कि भाई 2% का 10 करोड़ बनता है। बात समझे, अगर 2% का 10 करोड़ है तो बताओ 100% का कितना करोड़ हो गया। कितना, पक्का? अगर 2% पे वो 10 करोड़ मांग रहा है तो 100% पे कितना होगा। अरे क्या हो गया यार, सी सेट नहीं करते आप, ये तो इतनी कोई बड़ी बात ही नहीं है। क्या, अरे 50 जोड़ दो ना इसमें, और क्या है। अरे 2% का 10 करोड़ हो गया ना, तो 2 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे कि 100 हो जाए। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, 50 से करोगे, 50 से करोगे कितना हो जाएगा 100%। तो इधर किससे करोगे, इधर किससे करोगे, 50 से ही करोगे, कितना हो जाएगा, नहीं 500 से करो, 50 से करो तो 500 करोड़ हो गया, बन गई। तो ये क्या होगी कंपनी की, इसको बोलते हैं कंपनी की वैल्यूएशन। वैल्यूएशन का मतलब क्या होता है कि आज हमारी कंपनी इतनी बड़ी नहीं है, आज इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम पे ये कंपनी इतनी बड़ी हो सकती है, उसके बेस पे आप इक्विटी बेचते हो। बात समझ आ रही है, बात समझ आ रही है, कुछ मुश्किल लग रहा है इसमें। भाई अगर मैं चाहता हूं कि मैंने कुछ खोला है, आप मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करो, ठीक है, और मैं सस्ते में अपनी इक्विटी बेच दूं, इक्विटी कितनी बड़ी चीज है आप समझो, कंपनी में आपकी 2% की ओनरशिप हो गई, समझ रहे हो।
अगर आप इसको सस्ते में बेच रहे हो और आज के टाइम पे आपकी कंपनी, ये 500 करोड़ मैं जो आपको बोल रहा हूँ, ये इस कंपनी का वैल्यूएशन है। मानो आज इस कंपनी, ये आज की कंपनी सिर्फ 100 करोड़ की है, आज ये कंपनी 100 करोड़ की है, मैं 100 करोड़ के दाम पे अपनी 2% इक्विटी बेच दूं, फिर तो मैं बड़ा मूर्ख हुआ। बात समझ आई? ऐसा करने में तो मेरे को घाटा हो गया। मैंने आज की वैल्यू पे जो है 2% इक्विटी बेच दी, उस बंदे के तो मुनाफा हो गया बहुत ज़्यादा। मेरी कंपनी आगे चल के बहुत बिजनेस करने वाली है, बहुत बड़ी हो जाएगी। उसने सही टाइम पे खरीदा हुआ, उसको प्रॉफिट हो गया। तो आप जब भी इक्विटी बेचते हो तो वैल्यूएशन पे बेचते हो, क्या कि हमने पूरा अपना डेटा एनालिसिस किया है, मेरे इतने कस्टमर हैं और इतनी इतनी मेरी सेल्स होती है, इतनी इतनी सिटीज़ में मैं काम कर रहा हूँ, ये हमारा बिजनेस मॉडल है, अब हम इसी सिटी में भी एक्सपैंड करने वाले हैं। तो हमने कैलकुलेशन किया पूरा और हमें पता चल रहा है कि आने वाले 2-3 साल में हम इतनी बड़ी कंपनी बन जाएंगे। तो अगर पैसा इन्वेस्ट करने वाला जो बंदा होगा उसको लगेगा नहीं यार ये सही बोल रहा है, ऐसा होने के चांस हैं, तो वो फिर क्या बोलता है, ठीक है हम आप में इन्वेस्ट करेंगे, चलो। अगर वो बोलते हैं कि नहीं, उनको लगता है कि नहीं यार ये तो बहुत पैसे मांग रहा है, नहीं करते। बात समझ आई? तो इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेयर्स, उसको बोलते हैं बॉन्ड। शेयर का क्या फायदा है, बॉन्ड का क्या फायदा है, शेयर के क्या नुकसान है, बॉन्ड के क्या नुकसान है, वैल्यूएशन क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, जितना मैंने आपको बताया उसमें अगर कोई डाउट है तो बताओ। है कोई डाउट? पक्का? मिटा दूं? पक्का समझ आ गया? वैल्यूएशन क्या होती है? वैल्यूएशन क्या होती है? जोर से वैल्यूएशन क्या है? आने वाले टाइम पे वो कंपनी कितनी, कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, ठीक है? आने वाले टाइम पे उस कंपनी की मार्केट वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसको आप क्या बोलते हो? कंपनी का वैल्यूएशन। शेयर्स क्या होते हैं कंपनी के? शेयर्स क्या चीज है? शेयर्स क्या है? इक्विटी। शेयर क्या है? इक्विटी होल्डिंग है। शेयर क्या है? इक्विटी होल्डिंग है कंपनी की। अच्छा, बॉन्ड क्या है? डेट है, एक टाइप का कर्जा है जो आपको चुकाना है। कंपनी का लिक्विडेशन हो जाए तो उसमें क्या होगा? कंपनी का लिक्विडेशन हो जाए, कुछ पैसा उसमें से निकले तो किसको देंगे? क्रेडिटर को देंगे पहले, फिर उसके बाद किसको देंगे? शेयर होल्डर को देंगे। लास्ट में कुछ पैसा बचेगा तो खुद उस बंदे को मिल जाएगा। बात समझ आई? अगर आपको इतना समझ आ गया तो पुराना टॉपिक एक वापस से उठाते हैं। क्या मैंने आपको एक चीज बताई थी, आईबीसी याद है? इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड। उसमें मैंने आपको एक चीज बताई थी, क्या? जब ये आईबीसी जाके उस कंपनी का इसके थ्रू लिक्विडेशन होगा, ठीक है, आईबीसी वाले एक्ट के थ्रू किसी कंपनी का लिक्विडेशन होगा इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड के थ्रू, तो जो पैसा मिलता है लिक्विडेशन के बाद, आफ्टर लिक्विडेशन, वो किस में बढ़ता है? ठीक है, आफ्टर लिक्विडेशन पैसा मिला, ठीक है। तो आप देखो क्रेडिटर भी दो टाइप के होते हैं। एक क्या हो गया, बस अगर आप आईबीसी, मानो आईबीसी न्यूज में चल रहा है, आपने अखबार खोली, वहां पर अगर आपको आईबीसी का आर्टिकल मिल रहा है तो देखना दो वर्ड पक्का आएंगे, क्योंकि उसी की लड़ाई है पूरे आईबीसी में। क्या? एक को बोलते हैं फाइनेंशियल क्रेडिटर और एक को क्या बोलते हैं? ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, एक क्या है? फाइनेंशियल क्रेडिटर, एक क्या है? ऑपरेशनल क्रेडिटर। ठीक है, इसमें आप ये तो भूल ही जाओ शेयर वाले को कुछ पैसा मिल रहा है, वहां तक तो दूर की बात होगी। इसमें सबसे बड़ी लड़ाई किसके बीच में चल रही है? कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर्स और कंपनी के ऑपरेशनल क्रेडिटर्स के बीच में। फाइनेंशियल क्रेडिटर कौन से होंगे? फाइनेंशियल क्रेडिटर वो होंगे जिन्होंने पैसा दिया है, हार्ड मनी, कैश। ठीक है, जिन्होंने कैश दिया है, जिन्होंने इसमें कैपिटल इन्वेस्ट की है, कैपिटल इन्वेस्टमेंट।
कैपिटल इन्वेस्टमेंट जिन्होंने की है वो क्या कहलाएंगे, कंपनी के फाइनेंशियल क्रेडिटर। और फिर भाई ये ऑपरेशनल क्रेडिटर, तो ये क्या चीज़ है, मानो कोई कंपनी लगती है, ठीक है, उसमें सारी चीज़ें थोड़ी पैसे से आ जाती हैं। कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि ठेका टाइप होता है ना, भाई तू मुझे महीने का इतना रॉ मटेरियल दे दिया कर, महीने के बाद तेरे को देख लेंगे। इतने लोग चाय वाय पीते हैं, तू सबको चाय पिला दिया कर, खाते में डालेंगे, तेरे को ये कर देंगे। कच्चा माल यहाँ से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, तो वो क्या है, उन्होंने पैसा नहीं दिया लेकिन ऑपरेशन में मदद की, तो एक टाइप से क्रेडिटर तो वो भी बने ना, लेकिन वो फाइनेंशियल क्रेडिटर नहीं है, वो क्या है, ऑपरेशनल क्रेडिटर है। वो क्या है, तो ये आप ये बोलो कि ये रॉ मटेरियल वगैरह में, रॉ मटेरियल बोल लो, ऐसा लिख लो रॉ मटेरियल, या ऐसे लिख लो स्लैश सप्लाईज, ठीक है, जो आपकी सप्लाईज में मदद कर रहे हैं वो क्या होंगे, ऑपरेशनल क्रेडिटर। वो क्या, कंपनी के ऑपरेशंस में मदद कर रहे हैं। अभी क्या चल रहा है इस आईबीसी में, जब भी कंपनी कोई लिक्विडेट हो रही है तो उसमें ऐसा लिखा है कि फर्स्ट क्लेम किसका होगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर्स का। फर्स्ट क्लेम किसका होगा, फाइनेंशियल क्रेडिटर का। क्यों, उन्होंने कंपनी में पैसा लगाया था, उनको पैसा डूब रहा है, उनको पैसा आप वापस करो। लेकिन उसमें क्या, ऑपरेशनल क्रेडिटर वाले सामने आ जाते हैं, भाई ऐसे थोड़ी होता है, पैसा लगाया तो क्या, हमने इतना रॉ मटेरियल सप्लाई किया, इतनी सारी चीजें कर्जे पे चल रही थी, तो हम भी तो देखो क्रेडिटर है, तो मतलब एक तो कर्जे पे ही चल रहा है, लेकिन किसका कर्जा, ऑपरेशंस का कर्जा। तो बोलते हैं भाई ऐसा नहीं है, भाई आप कैसे इनको फर्स्ट क्लेम देते हो, हमें भी आप दिया करो, ठीक है। तो आप इस न्यूज को जब भी ट्रैक करोगे ना, दो चीजें आपके पढ़ते हुए आएंगी, फाइनेंशियल क्रेडिटर और ऑपरेशनल क्रेडिटर। फाइनेंशियल क्रेडिटर क्या होता है, कैसे काम करता है कंपनी में, ऑपरेशनल क्रेडिटर क्या होता है, वो क्या काम करता है। फर्स्ट क्लेम फाइनेंशियल क्रेडिटर का, इसमें जो भी कोई करंट अफेयर आए उसको आप खुद से ट्रैक कर लेना, ठीक है। इसमें कोई भी करंट अफेयर आएगा तो उसका आप देखो खुद से, ठीक है। फाइनेंशियल क्रेडिटर तो समझ आ गई, शेयर और बॉन्ड में क्या फर्क है, समझ आ गया, ठीक है। अभी एक और चीज देखते हैं, शेयर्स की टाइप देखते हैं, शेयर्स की टाइप्स ऑफ शेयर। तो एक तो हो सकता है भाई नॉर्मल शेयर, एक तो नॉर्मल शेयर्स हो सकते हैं, एक क्या हो सकते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर, एक क्या हो सकते हैं, प्रेफरेंशियल शेयर, ठीक है। एक क्या हो सकते हैं, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स, ठीक है। देखो एक और चीज छोटी सी, कहीं पे लिखा हो बॉन्ड, कहीं पे लिखा हो डिबेंचर, अभी उसके आप ज्यादा झमेले में मत पड़ना, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। कहीं पे लिखा हो बॉन्ड, कहीं पे लिखा हो डिबेंचर, अभी आपकी जितनी पढ़ाई में जरूरत है वो दोनों सेम ही चीज है। बॉन्ड लंदन में बोलते हैं, मतलब यूके ऐसे मान लो, और ये यूएस में बोलते हैं। फिर थोड़ा ऐसे कोई लोग ऐसा बोलता है कि गवर्नमेंट निकाले तो बॉन्ड बोलते हैं, तो प्राइवेट कंपनी निकाले तो डिबेंचर बोलते हैं, ठीक है। कुछ और थोड़ी सी टेक्निकल उसमें डिफरेंस है, लेकिन हमारे काम के लिए जरूरी नहीं है। अपने काम के लिए जितना चाहिए उतना पढ़ो और आगे बढ़ो, ठीक है, ठीक है। अपने काम के लिए कितना है कि भाई बॉन्ड और डिबेंचर ऑलमोस्ट सेम चीज है। यूएस में उसको डिबेंचर बोलते हैं, यूके में उसको बॉन्ड बोलते हैं। गवर्नमेंट निकाले तो क्या बोलते हैं, बॉन्ड, और अगर प्राइवेट कंपनी निकाले तो क्या बोलते हैं, डिबेंचर, ठीक है। तो देखो तीन टाइप के मेन जो है ना आपके शेयर्स के टाइप होते हैं, तीन मेन टाइप के शेयर्स के टाइप होते हैं। एक तो होगा नॉर्मल शेयर, ठीक है, नॉर्मल शेयर नाम से समझ आ रहा है आपको, नॉर्मली जो सब सब्सक्राइब करेंगे उसको आप क्या बोलोगे, नॉर्मल शेयर्स। एक होगा प्रेफरेंशियल शेयर्स, अलग अलग जब बांट रहे होंगे ना तो एक टाइप का शेयर होगा जिसको बोलेंगे प्रेफरेंशियल शेयर्स। जैसे मैंने आपको बताया, मानो LIC है, LIC का अभी क्या हुआ, IPO निकला था, LIC का IPO निकला था। IPO आप समझते हो, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, छोड़ो। पहली बारी जब कंपनी मार्केट में बाहर आती है, देखो यहाँ पे देखो, कोई कंपनी फर्स्ट टाइम मार्केट में आए, अपने शेयर्स इशू करे, उसको क्या बोलते हैं कि कंपनी ने अपना IPO निकाला, इनिशियल
पब्लिक ऑफरिंग, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, पहली बारी पब्लिक को ऑफर किया हिस्सा आप इसमें बनो। तो कोई कंपनी पहली बारी अगर अपने शेयर्स मार्केट में निकाले तो आप क्या बोलोगे, कंपनी ने क्या इशू किया, आईपीओ। अभी फिर से निकाले एक बारी, जब पहले एक बारी आईपीओ निकाला है, फिर से निकाले तो क्या बोलते हैं, एफपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। ठीक है, कोई कंपनी है उसने मार्केट में जाकर पहली बारी अपने शेयर्स लॉन्च किए तो हम क्या बोलेंगे, उस कंपनी का ने क्या इशू किया है, उसने आईपीओ इशू कर दिया भाई मार्केट में। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। मतलब पहली बारी पब्लिक को मौका मिल रहा है कि आप इसमें सब्सक्राइब कर लो। फिर पहली बारी किया, दूसरी बारी फिर कर रहे हैं तो आप क्या बोलोगे, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर, फिर से फॉलो ऑन करके पब्लिक को ऑफर दे रहे हैं। तो जैसे क्या होता है, कोई कंपनी अपना आईपीओ इशू करे, ठीक है, तो जनता को देने से पहले वो कुछ शेयर अपने कंपनी के एम्प्लॉय वगैरह उनको बेच देती होगी ना। ठीक है, तो क्या उन्होंने कुछ प्रेफरेंस ऑर्डर में ऊपर रखा है, तो जो उनके पास शेयर है वो क्या है, प्रेफरेंशियल शेयर्स। अब प्रेफरेंशियल शेयर्स का ऐसा तो कुछ खास नहीं है कि इसमें आपको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिलेगा कम मिलेगा, डिविडेंड में कोई फर्क है। एक लिक्विडेशन में जब क्लेम में आप ऊपर आ जाओगे नॉर्मल शेयर से, बात समझ आई, फायदा क्या होगा, जिसके पास प्रेफरेंशियल शेयर होंगे ना, लिक्विडेशन के टाइम पे सबसे पहले पैसा किसको मिला, क्रेडिटर को। क्रेडिटर के बाद जब आप शेयर्स वालों के पास आए, शेयर होल्डर, तो उस शेयर होल्डर में भी सबसे पहले किसको मिलेगा, इन दोनों में सबसे पहले किसको मिलेगा, प्रेफरेंशियल शेयर वाले को, उसके बाद किसको मिलेगा, नॉर्मल शेयर वाले को। बात समझ आई। तो अगर आप कंपनी के एम्प्लॉय हो, ऐसे अलग अलग चीजें होती हैं, तो जिसके पास भी प्रेफरेंशियल शेयर होगा मतलब उसको कोई हायरार्की में प्रेफरेंस दी गई है, तो उसके पास अगर प्रेफरेंशियल शेयर है तो लिक्विडेशन के टाइम पे उसका क्लेम नॉर्मल शेयर वाले से पहले आएगा, ऊपर आएगा। पक्का समझ आ रहा है, ठीक है ना। फिर एक लास्ट चीज जिसको क्या बोलते हैं, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, भाई ये बड़े काम की चीज है, ये काम की चीज है। क्यों, उसके नाम में क्या है, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। ठीक है, मानो किसी बंदे ने कंपनी के शेयर खरीदे थे, ठीक है, मानो किसी बंदे ने कंपनी के शेयर खरीदे थे और उसने ये सोच के खरीदे थे कि भाई ये कंपनी बहुत तरक्की कर रही है तो इसमें इसके शेयर खरीद लूंगा तो ढेर सारा डिविडेंड के रूप में पैसा मिलेगा। ठीक है, मानो अब वो कंपनी जो है ना कुछ प्रॉफिट शो नहीं कर रही, प्रॉफिट शो नहीं कर रही तो क्या, प्रॉफिट शो नहीं कर रही तो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। प्रॉफिट अगर कंपनी शो नहीं कर रही तो शेयर होल्डर को डिविडेंड नहीं मिलेगा। तो डिविडेंड नहीं मिलेगा तो बंदा सोचेगा शेयर होल्डर कि यार कोई तो फायदा है नहीं, डिविडेंड मिल ले रहा, कोई फायदा नहीं है। ठीक है, तो जो कंपनी है ना वो एक आपको ऑप्शन देती है, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, कि आप अपने शेयर ऑप्शन फुल्ली कन्वर्ट कर सकते हो किसमें, डिबेंचर के अंदर। मतलब शेयर्स को अगर आपको किस में कन्वर्ट कराना है, डिबेंचर में। शेयर्स को डिबेंचर में अगर आपको कन्वर्ट करवाना है, ऐसे टाइप के एक शेयर अलग से बिकते हैं जिसको क्या बोलते हैं, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। और अब इन तीनों में अगर लिक्विडेशन की बात आई तो सबसे ऊपर कौन आ गया, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर वाला। अगर इन तीनों में अभी किसकी बात चलती, इन दोनों में कौन ऊपर, ये। अब इन तीनों में सबसे ऊपर कौन आ गया, ये। क्यों, इसके पास क्या, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। ठीक है, इसने स्पेशल टाइप का एक शेयर खरीदा है जिसमें आप क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो किसके बीच में, शेयर और डिबेंचर के बीच में। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, जिसमें से आप शेयर और डिबेंचर में चेंज कर सकते हो। बात समझ आई, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर। और ऐसे करने के पीछे क्या कारण हो सकता है ना, डिबेंचर में आपको क्या मिलेगा, फिक्स रेट ऑफ इंटरेस्ट, और यहाँ उसको कुछ फायदा नहीं हो रहा होगा। फिर अगर इसको कोई फायदा नहीं हो रहा होगा तो कंपनी का शेयर बेच के निकल जाएगा। ठीक है, अब वो कैसे काम करता है वो देखते हैं। अभी यहां तक आपने क्या देखा, कुछ लोग होंगे जिनके पास होगा नॉर्मल शेयर, कुछ लोग होंगे जिनके पास क्या होगा, प्रेफरेंशियल शेयर, कुछ लोग होंगे जिनके पास क्या होगा, ऑप्शनली फुल्ली कन्वर्टिबल डिबेंचर, कि कंपनी ने उनको कुछ
एक ऑप्शन दिया है कि भाई अगर आपका इसमें आपको मजा नहीं आ रहा है तो आप डिबेंचर में चेंज करा सकते हो। मानो किसी ने ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर, नहीं छोड़ो रुको, मैंने क्या लिखा था ऊपर, फाइनेंशियल मार्केट, मैंने ऊपर लिखा फाइनेंशियल मार्केट, यहां क्या लिखा, मनी मार्केट, यहां क्या लिखा, कैपिटल मार्केट। इधर क्या है, शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म अप टू 365 डेज, ठीक है। इधर क्या है, लॉन्ग टर्म, और इसमें दो चीजें, प्राइमरी और सेकेंडरी। बात समझो, किसी कंपनी को पैसा चाहिए शॉर्ट टर्म के लिए, तो हमने क्या कहा, कहाँ जाएगा, मनी मार्केट, वहां पे कुछ इशू करेगा और उसकी जो डेट होगी ना वो 365 डेज से कम होगी, ठीक है, इसीलिए हमने क्या बोला, मनी मार्केट है वो, ठीक है। और अगर उसको लॉन्ग टर्म के लिए कुछ चाहिए तो वो कहाँ जाएगा, कैपिटल मार्केट में। उसमें दो टाइप की चीजें हैं, प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी मार्केट। पहली बारी कंपनी आई, उसने पहली बारी अपने शेयर इशू किए तो कहाँ करेगी, इधर, ठीक है। कैपिटल मार्केट में आई, उसको लॉन्ग टर्म के लिए पैसा चाहिए था, ठीक है, लोगों को बोला आप सब्सक्राइब करो मेरी कंपनी में, आईपीओ इशू किया, कहाँ इशू होगा, प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। और उसके बाद लोगों ने जो खरीद लिए हैं और फिर वो लोग आपस में एक दूसरे को बेच दें, वो सब कहां पर होगा, सेकेंडरी मार्केट में, ठीक है। कंपनी ने बेच दिए, पहली बारी निकाले तो कहां पर आए, प्राइमरी मार्केट में, ठीक है। और दूसरी बारी कंपनी ने जब निकाल दिए, लोगों ने खरीद लिए, अब किसी को मजा नहीं आ रहा, जैसे किसी ने ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर नहीं खरीदा, प्रेफरेंशियल शेयर था, नॉर्मल शेयर था, अब वो चाह रहा है कि यार मेरे को मजा नहीं आ रहा, ये गिर जाएगा शेयर, इसको बेच के कुछ पैसा कमा लेता हूं सही टाइम पे बेच के, तो वो कहां पर आएगा, इधर सेकेंडरी मार्केट के अंदर, जहां पर वो सेल और परचेज कर सकता है, किसका, बॉन्ड्स नहीं, शेयर्स की बात हो रही है ना, सेल एंड परचेज ऑफ शेयर्स। अभी जितना भी आपका क्या है, बीएसई, जो आपका क्या है, बीएसई, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बीएसई क्या है आपका, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जो आपका बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है वो कहां पर काम करता है, ये सेकेंडरी मार्केट है वो, ठीक है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या है, सेकेंडरी मार्केट, ठीक है। अब आप देखो कुछ लोग बोलते हैं, जैसे आप एडिटोरियल वगैरह पढ़ोगे ना, तो ऐसे एडिटोरियल आते हैं कि क्या, कि ये जो स्टॉक मार्केट होता है ये सब बीएसई है, ये सेंसेक्स निफ्टी चलता रहता है, ठीक है, तो वहां पर तो ये शेयर खरीदना शेयर बेचना ये तो जुआ है, ठीक है, ये तो क्या है, एक टाइप से जुआ है, इधर इतने सारे स्कैम होते हैं, तो इसको बंद करा देना चाहिए, ठीक है, इसको क्या करा देना चाहिए, बंद करा देना चाहिए। तो आपके क्या व्यू हैं इसमें, ऐसा होना चाहिए कि नहीं, या अगर ये मार्केट बनाया गया है तो क्यों बनाया गया होगा, बताओ। कंपनी को पैसा चाहिए था, कंपनी आ गई बाहर, कंपनी ने बोला पैसा दे दो, शेयर निकाले, बॉन्ड निकाले, शेयर निकाले तो मनी मार्केट गई, फिर कैपिटल मार्केट में आई, ठीक है, तो कंपनी को तो पैसा मिल गया है, ठीक है, तो फिर ये सेकेंडरी मार्केट बनाने की जरूरत क्या है, किसको, नहीं, कौन बेच दे, जिनके पास शेयर है, बोलो बोलो, सही बोल रहे हो क्या, नहीं, जिसको चाहिए वो तो उधर से भी खरीद सकता है ना, प्राइमरी में जब आईपीओ निकलता है, समझ रहे हो क्या कह रहे हो, जिसको चाहिए वो तो उधर से भी खरीद सकता है जहां प्राइमरी में आईपीओ निकला है।
अरे आप समझ नहीं रहे, मैंने आपको समझाया पहली बारी कंपनी अगर शेयर निकालेगी तो कहाँ निकालेगी? कैपिटल मार्केट के प्राइमरी में आईपीओ। तो सेकेंडरी मार्केट में मैंने आपको क्या बोला, आपस में अगर सेल एक्सचेंज करनी है तो क्या करेंगे? सेकेंडरी मार्केट। और वहां पर ये सारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं, है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, निफ्टी, सेंसेक्स। तो बोलते हैं सेकेंडरी मार्केट जो है वो तो जुआ है। तो आप बताओ कि इसकी जरूरत है कि नहीं है? ये कॉल आया, जल्दी से आप आंसर दो, सोचो क्या इसकी क्या जरूरत है। हेलो, बताओ जल्दी बताओ जल्दी, ये सेकेंडरी मार्केट की जरूरत है या फिर ये जुआ है? मतलब लोग कुछ खरीदते हैं, कुछ बेचते हैं, भाव ऊपर चढ़ता है, भाव नीचे गिरता है, तो उसमें बड़ी सारी माल प्रैक्टिसेस होती हैं, लोग पैसा लगाते हैं, फिर डूब जाता है उनका पैसा, एक टाइप से जुआ टाइप। मतलब आपने स्पेकुलेट किया ना, किसी ने आपको बोल दिया ये चढ़ेगा चढ़ेगा, आपने खरीद लिया। जुआ क्या होता है भाई? पैसा लगाया है भाई, जीतेंगे, कुछ मुनाफा हो जाएगा, क्या समझ आ रही है ना? बेटिंग का मतलब क्या है? पैसा लगाया, जैसे मैच पे बेटिंग होती है भाई, आज ये जीतेगा, पैसा लगाया, कुछ प्रॉफिट हो गया तो क्या बेटिंग हो गई? अभी कोई बोलेगा कि ये शेयर खरीद लो, ये उठने वाला, तो ज्यादा जनता खरीद लेगी। अच्छा मैं आपको समझा दूंगा, वो आप समझो कि सेकेंडरी मार्केट में आपस में लोग सेल एक्सचेंज कर रहे थे, तो इस मार्केट की जरूरत है कि नहीं है? है ना, है ना, ये जरूरत क्यों जरूरत है? क्या होगा? किसको? हाँ, जिसने परचेज किया है, बोलो ना, बोलो तो सही, आधा एक वर्ड मत बोलो, पूरी लाइन एक बोलो। सर जो जिसने शेयर खरीदा है तो वो भी तो चाहता है कि अगर उसने शेयर खरीदा तो उसको फायदा चाहता था। हाँ, है ना, बात समझ आई? देखो अगर आपसे कोई बोले तो आप लिखना क्या वहां पर, जो लाइन बोलते हैं उसको क्या बोलते हैं, कि जिसने शेयर खरीदा है उसके पास ऑप्शन होना चाहिए उसको बेच के वहां से निकलने का। सही बात है, इसीलिए क्या है आपका सेकेंडरी मार्केट बनाया गया है। ठीक है, अगर आप कोई गाड़ी खरीद लो और आपको कोई बोले उम्र भर आप बस यही गाड़ी चलाओगे, तो फिर क्या फायदा हुआ? बात समझ आई? आपने एक गाड़ी खरीदी, फिर उम्र भर आपने एक ही गाड़ी चलाई, अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है आप उसको बेच पाओ और वहां से प्रॉफिट मिले, कोई नई गाड़ी खरीदो, तो कोई फायदा थोड़ी हुआ उस चीज का। ठीक बात है, आपने शेयर खरीदा, आईपीओ निकला, आपने शेयर खरीद लिया, अब आपको मजा नहीं आ रहा उस शेयर में, आपको लग रहा है यहाँ से इसको बेच के निकल जाता हूँ 10-15-20% का प्रॉफिट लेके, किसी और अडानी की कंपनी बहुत अच्छा काम कर रही है, उसका शेयर उठा लूंगा बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से। ठीक है, तो एक नॉर्मल जनता के पास एक फ्रीडम हो बेचने का अपने शेयर, ठीक है, उसके लिए क्या बनाया गया है? सेकेंडरी मार्केट। प्लस मैंने आपको बोला भाई जिसको खरीदना है वो तो आईपीओ प्राइमरी मार्केट से भी खरीद सकता है, वहां पे आईपीओ निकला है ना, तो भाई रोज रोज थोड़ी निकलता है आईपीओ, क्या सही बात है कि नहीं? मैंने आपको बोला जिसको खरीदना है, मैंने आपको काउंटर किया था क्या बोल के, कि जिसको खरीदना है वो तो प्राइमरी मार्केट से भी खरीद सकता है, वहां आईपीओ निकला है, लेकिन आईपीओ रोज थोड़ी निकलते हैं, आईपीओ तो कंपनी निकालती है 2-3 साल में कभी एक बार। ठीक है, ठीक बात है, सही बात है ना? तो आईपीओ से खरीदना वो तो 2-3 साल में कभी निकलेगा तब आप खरीदोगे, तो बाकी टाइम पे जिसने काम करना है वो तो काम करेगा ना। ठीक बात है, तो वो जो है उसके लिए आपके सेकेंडरी मार्केट का होना जरूरी है। और जो ये लोग बोलते हैं कि इसमें ये जुए की तरह काम करता है, ये वो है, तो वो इस सेकेंडरी मार्केट के इस सेक्शन में जो स्कैम हुए हैं, है ना, जैसे कौन सा हर्षद मेहता स्कैम, ये वो सारा जो स्टॉक एक्सचेंज में स्कैम हुए हैं, उनके चलते उनके दिमाग में ये साइकी बन गई है कि ये तो जुआ करने वाली जगह है। तो जब हम इसमें आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कैसे इसमें मैनिपुलेशन किया जा सकता है और सेबी इसको ऊपर से कैसे कंट्रोल करता है, क्या नए नॉर्म्स आएंगे कि इसमें ज्यादा फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी ना हो। ठीक बात है, यहाँ तक समझ आ गया? तो आज मैंने आपको बोला था मेरे को थोड़ा कहीं निकलना है, तो आज आपकी क्लास थोड़ी छोटी है। यहाँ तक आपको कोई डाउट? समझ आ गया पक्का? शेयर बॉन्ड समझ आ गई?
डिफरेंस समझ आ गया, मनी मार्केट समझ आ गया, कैपिटल मार्केट समझ आ गया। चलिए ऑप्शनली फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर्स जो आपने बताया कि मतलब इसको सबसे ज्यादा प्लेन लिक्विडेशन पर प्रेफरेंस मिलती है। हाँ मतलब जो क्रेडिटर है उसके बाद ही आता है हाँ, क्रेडिटर के बाद। क्रेडिटर तो सबसे पहले कौन? क्रेडिटर, फिर शेयर वाली कैटेगरी में ये सबसे ऊपर, ठीक है, क्रेडिटर सबसे ऊपर, शेयर वाली कैटेगरी में ये सबसे ऊपर, ठीक है बात। चलो कल मिलते हैं, कल छुट्टी रखें।